अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम अकरम। वेलकम टू WS स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए प्रोटीन को इंजेस्ट करना लाजमी है। और प्रोटीन को कहाँ कहाँ से हम किन सोर्सेज से वो इंजेस्ट कर सकते हैं। प्रोटीन को हम मेनली दो सोर्सेज हैं जहाँ से हम प्रोटीन को हासिल करते हैं। नंबर वन प्लांट्स और नंबर टू है एनिमल्स। प्लांट सोर्सेज में आ जाती है, पल्स आ जाती हैं, पल्सेस वगैरह और बीन्स वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा जो एनिमल सोर्सेज है उसमें मिल्क, एग्स और मीट, इनसे हम जो है वो प्रोटीन लेते हैं और इनको हम इंजेस्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ माउथ हम किस तरह से जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन करते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्टमक किस तरह से हम प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन की सोर्सेज कौन कौन सी हैं। प्रोटीन की सोर्सेज मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की सोर्सेज में एनिमल सोर्सेज हैं और इसके अलावा प्लांट्स हैं। अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माउथ हम जो डाइजेशन है प्रोटीन की, इसमें माउथ किस तरह इन्वॉल्व है, माउथ अपना क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले जब हम प्रोटीन को इंजेस्ट करते हैं तो प्रोटीन जो है, फूड जो है वो हमारे माउथ में जाती है। ठीक है, फूड को इंजेस्ट कर लिया, डाइट को इंजेस्ट कर लिया। अब क्या होगा कि जो माउथ है उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। माउथ में जो है वो फूड की डाइजेशन नहीं होगी क्योंकि उसमें जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो एब्सेंट होते हैं। अब ये जो फूड हमने इंजेस्ट की विद द हेल्प ऑफ माउथ, अब ये फूड है, इसको फूड की जो है वो मैस्टिफिकेशन होगी। हम अपने मुंह के ज़रिए जो है वो फूड को चबाएंगे और ये इसके बाद चली जाएगी बोलस की फॉर्म में स्टमक के अंदर इंटर हो जाएगी। जब ये फूड स्टमक के अंदर इंटर होगी, इसके बाद जो होगा वो स्टमक का जो वो रोल स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टमक किस तरह से इस फूड को डाइजेस्ट करता है वो हम देखेंगे। जैसे ही ये फूड स्टमक के अंदर इंटर हुई, स्टमक ने क्या किया, इसने रिलीज किया गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो तरह के एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। वो कौन कौन से दो एंजाइम हैं? नंबर वन है पेप्सिनोजिन और दूसरे नंबर पे है प्रोरेनिन। ये जो दोनों एंजाइम हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इनको अगर तो हमने प्रोटीन की डाइजेशन करवानी तो जारी बात है इनको इनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब HCl जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही मौजूद होता है, जहाँ पे ये पेप्सिनोजिन मौजूद था उधर ही HCl भी मौजूद होगा। अब HCl की इन्वॉल्वमेंट के साथ इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा पेप्सिन में। और सिमिलरली एक प्लाज्मिन मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। जब ये प्लाज्मिन प्रोरेनिन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसको इसकी एक्टिव फॉर्म रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये दोनों जो हैं वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं।
अब ये यहाँ पे इसकी होगी हाइड्रोलिसिस करवाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो इस वक्त एक कलेक्टिव फॉर्म में होती है, मतलब कि बड़े यूनिट्स में होती है, ये कन्वर्ट हो जाएगी पेप्टॉन्स और प्रोटीएज। ये इसमें मौजूद है ये पेप्टाइड बॉन्ड। अब इन पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी, हाइड्रोलिसिस की मदद से पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी और ये जो प्रोटीन है ये स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा दी है पेप्सिन ने। अब सिमिलरली इधर क्या होगा कि ये रेनिन मौजूद है, जो फूड हमने इंजेस्ट किया, फॉर एग्जांपल मिल्क ने इंजेस्ट किया था, तो मिल्क में एक प्रोटीन मौजूद होती है। अब क्या होगा कि ये जो कैसीन है, ये रेनिन इसको क्या करेगा, पैरा कैसीन में चेंज कर देगा। प्रोटीन है मिल्क में, जो हमने मिल्क इंजेस्ट किया उसमें एक प्रोटीन है केसिन। केसिन को जब रेनिन इस पे रिएक्ट करेगा, इसको ये पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे मौजूद होते हैं कैल्शियम आयंस। पैराकेसिन अब कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेगा। पैराकेसिन जब कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेगा, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम पैराकेसिन। ये इसने कर दिया कैल्शियम पैरा कैसीन में, ये कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा कि ये जो प्लाज्मिन मौजूद था यहाँ पे, ये आएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे इसकी करवा देगा हाइड्रोलिसिस, पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करवा देगा, उसकी ब्रेक डाउन करवा देगा। और ये जो लार्जर यूनिट्स में मौजूद हैं, ये अब इनकी जब ब्रेक डाउन होगी तो ये स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये स्मॉलर यूनिट्स कौन से हैं, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं पेप्टॉन्स। Now we'll have a quick review on digestion of protein in mouth and stomach. We ingest diet through mouth, but in the mouth there is no proteolytic enzyme through which the protein is converted into their smaller units. Digestion of protein doesn't take place because there is no proteolytic enzyme in the mouth. Now the bolus of food will enter into the stomach. In the stomach, gastric juice is released by the stomach. The gastric juice also contains proteolytic enzyme. Now the process of digestion begins. There are two proteolytic enzymes present in the gastric juice. Number one is pepsinogen and the other one is prorenin. First of all, we will discuss pepsinogen and then later on we will discuss prorenin. Pepsinogen. Pepsinogen initially present in inactive form in the gastric juice, but later on with the involvement of HCl, the pepsinogen is converted into pepsin, which is an active form of proteolytic enzyme. Now, pepsin. After the conversion of pepsinogen into its active form, hydrolysis of peptide bond takes place. In hydrolysis of peptide bonds, the bonds present between the protein molecules begin to break down. Now, due to the breakage of peptide bonds, the larger units of protein will be converted into their smaller units. The smaller units are named as peptones and protease. We can see that this protein molecules contains peptide bond, but due to the hydrolysis of peptide bond, there is a breakage of
bond between the protein molecules, and these protein molecules converted into their smaller units, peptones. Now come on to the prorenin. Prorenin also is an inactive form of proteolytic enzyme, but due to the involvement of plasmin, as there is the involvement of HCl, there is involvement of plasmin. Plasmin will react with prorenin and it will convert the prorenin into its active form renin. After the conversion of prorenin into renin, as we ingest milk, milk contain a protein casein. Casein is a protein. Okay. Now renin will convert casein into paraceacin. Paraceacin is also a protein, but casein is the initial form of the protein. Renin will react with casein and convert it into paraceacin. Now there is a number of calcium ion also present in the gastric juice. Now this paraceacin will combine with calcium ions and paraceacin will convert it into calcium paraceacin. Now we can see that there is a plasmin. Now this plasmin will react with calcium paraceacin and hydrolysis of peptide bond occurs. Similarly, as the hydrolysis of peptide bond occurs there. Now this calcium paraceacin is a larger subunit, but due to the breakage of peptide bond, these larger units are also converted into peptones or proteases. There is a question that why doesn't the plasmin break down casein peptide bond? The answer is that plasmin doesn't have the ability to break down the peptide bond of casein. The bonds of casein was strong. That's why plasmin is unable to break the peptide bond present in the casein. After casein is converted into calcium paraceacin, now plasmin is able to break down the bond. That's why the plasmin doesn't break down the casein peptide bonds. That was all about digestion of protein in mouth and stomach. Later on, these peptones will enter into the intestine. After entering into the intestine, what happens, that we will discuss in our next video.